हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारा चेंज हुआ था टोटल आउटपुट में या टोटल इनकम में, वो 50 यूनिट का हो गया था। कितने का हो गया था? 50 का। जबकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में, निवेश में सिर्फ 10 इकाई का परिवर्तन किया था, है ना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आय और रोजगार का निर्धारण। मैंने बताया था अभी एक वीडियो में कि रोजगार की तो बात बिल्कुल लास्ट में जरा सा ब्रीफ में बहुत कर दी गई है। आय के निर्धारण के साथ ही किस तरह से लिंक्ड है उसकी बात की गई है काफी संक्षेप में। तो रोजगार पर हम लोगों ने कुछ ऐसा प्रकाश डाला नहीं है, इसलिए उस हिसाब से जो चैप्टर का नाम है सुन करके लगता है कि रोजगार के निर्धारण को भी हम लोग डिटेल में पढ़ा होगा, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक, अच्छा। तो हुआ क्या है कि हम लोगों ने जो ये समझा था, इसी को मैप में कैसा दिखाई पड़ेगा, मैप में क्या हो रहा होगा, मैप का मतलब क्या, मैप नहीं ग्राफ बोलना चाहिए, सॉरी, ग्राफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखो, पहले तो मैं आपको इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, यहां पे समझ लो। ऐसा हमारा कुछ कुछ ग्राफ बनता था, ठीक, जिसमें एकदम 45 अंश की रेखा जो है एकदम से बना दो, आपको कुछ नहीं सोचना है। ये आपने एग्रीगेट सप्लाई बना दिया। अच्छा, आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड कुछ इस तरह का बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक स्टार्टिंग में जो भी आपका एग्रीगेट डिमांड होता है वो किस तरह का रहता था, सी बार प्लस आई बार प्लस स्मॉल सी टाइम्स वाई। तो ये जो है ये स्वायत्त हो जाता है। जो भी स्वायत्त बनकर के आ रहा है उतनी ऊंचाई से आप स्टार्ट करोगे तो सी प्लस आई बार के बराबर हो जाएगा, प्लस स्मॉल सी जो है एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो इस रेखा के ढलान के बराबर होगा, इसकी प्रवणता होगी। अब हुआ क्या हमारा, जैसे ही आई बार पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 20, तो आई बार बढ़ गया, यानी कि सी बार प्लस आई बार ये टोटल का टोटल बढ़ जाएगा, जितना भी होगा 10 इकाई से बढ़ जाएगा। तो यही जो ग्राफ है आपको वो 10 इकाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और समानांतर शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि हर बिंदु पर 10 इकाई ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर इकाई पर 10 बिंदु ऊपर शिफ्ट हो गया। तो पहले आपको इक्विलिब्रियम यहां पर मिलना था, अब आपको इक्विलिब्रियम यहां पर मिलेगा। ठीक, अच्छा। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना है, यहां से यहां पर आप पहुंच गए। पहले वाई स्टार आपका यहां पर था, अब बाद में आपका वाई स्टार स्टार ये आपका इधर बनकर क्या है, वाई स्टार स्टार क्या है, यही तो आपकी इक्विलिब्रियम पर इनकम है। इसी को तुम लोग दिखाते हैं। तो ग्राफ पर हमें ऐसा दिख रहा है। तो आप देखो, वास्तव में यहां पर तो सिर्फ इतने का परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन तो इतना बड़ा है। तो यहां पर हमें देखने में क्या समझ आ रहा है कि यहां पर थोड़ा सा ही अंतर किया आपने निवेश में, और यहां पर इतना बड़ा अंतर हो गया। ठीक, अच्छा। तो ये सिर्फ यही ग्राफ है। अब आपको एक साथ बनकर के दिखेगा तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सारी चीजें एक एक करके समझाता हूं। तो देखो क्या था आपका, पहले तो आपकी ये 45 अंश की लाइन थी, ये आपकी जा रही है, ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई लाइन। अच्छा, पहले क्या था, A1, A1 क्या है, जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 था, ठीक। तो ये जो आपकी लाइन बनकर के आ रही है, ये नीचे वाली, ये है आपका A बार 1 प्लस सी बाई, स्मॉल आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन पहले कर दिया। तो ये आपकी पहले लाइन थी। फिर क्या हुआ, A2 बार, A2 बार क्या हुआ, जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 ना रह करके कितना हो गया, 20 हो गया, तो आपने ऊपर शिफ्ट कर लिया। और देखो ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के एकदम समानांतर है, हमेशा इन दोनों के बीच में जो दूरी है बिल्कुल बराबर बनी हुई है, देखो इन दोनों के बीच में। ठीक, अच्छा। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, ये वास्तव में 10 है। क्यों? क्योंकि ये और सिर्फ किसके बीच में अंतर, पहले आपका आई बार 10 से 20 हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 इकाई का अंतर है। लेकिन जो आपके इक्विलिब्रियम इनकम में अंतर पड़ा है, जो आपकी आय में अंतर पड़ा है, वो क्या पड़ गया, वो देखो यहां पर है वाई स्टार 1 और यहां पर वाई टू स्टार, और ये आपका 50 इकाई का बन जाता है। ये कब 50 इकाई का बन रहा था, जो हम लोगों ने अपना कंजम्पशन फंक्शन ले रखा था, हम लोगों ने क्या ले रखा था, सी था आपका 40 धन 0.8 वाई, और आई कितना था पहले 10, दूसरी बार में कितना हो गया था I2 20। तो इस वाली स्थिति में आपका Y1 कितना निकल करके आया था 250, और Y2 कितना निकल करके आ गया था 300। तो यहां पर जो अंतर था वो कितने का हो गया था, 50 का हो गया था। अब ये समझना है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है उसी को समझना है। मैं क्लियर करता हूं, अब जो जो लिखा हुआ है उसको देखते चले जाते हैं। ये आपका डेल्टा आई बार है, कितना है, EF, इसको दिखा रहा है, ठीक है। E1 ये है, ये F है। तो ये जो दूरी है इस पॉइंट पर ये E1 और F के बराबर है। तो डेल्टा आई बार, इसका मतलब क्या हुआ, निवेश में जो परिवर्तन हुआ किसके बराबर आपको दिख रहा है, E1 F के। ये कुछ याद नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया था एकदम वैसे बना देना है, लेकिन आप समझ लो ये दूरी और जो कीमत उसमें आय में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, E1G हो रहा है। कितना हो रहा है, E1G। E1G बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोचो,
10 इकाई निवेश बढ़ाया गया और आउटपुट 50 इकाई बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना महत्वपूर्ण है, इसी को हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये हो रहा है, ये हमें ग्राफ से एकदम से दिखाई पड़ रहा है। देखो ना यार, ये दूरी ज्यादा है और ये क्या हुआ, ये दूरी क्या बता रही है, ये दूरी बता रही है कि कितना अंतर हो गया आपकी इक्विलिब्रियम इनकम में, जो संतुलन में या साम्य में आए है उसमें कितना अंतर हो गया, और जबकि आपका निवेश में सिर्फ और सिर्फ 10 इकाई का अंतर था। ठीक, अच्छा दूसरी चीज देखो, यहां पर आपका ये जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ही आपकी जो भी इक्विलिब्रियम इनकम है उसको डिटरमिन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो आपका फिक्स नहीं बना हुआ है, 45 हर्ट्ज की लाइन है ना। तो ये हमारी पुरानी चीज जो हम लोग पढ़ी हुई थी वो भी यहाँ पर सिद्ध हो रही है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपने क्या किया, यहाँ पर निवेश बढ़ाया है तो ये ऊपर गया है। अगर निवेश कम हुआ होता तो भी चीज उल्टी हो रही होती। तो जब निवेश कम हुआ होता तो वास्तव में क्या हो जाता, तो आपकी कुल मिलाकर के जो आय है वो भी कम हो जाती। ठीक, तो ये क्या है आपका स्थिर कीमत मॉडल पर अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने प्राइस लेवल को फिक्स किया हुआ है, जबकि रियल लाइफ में नहीं होता। तो वो असम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। संतुलन निर्गत और समस्त मांग, इसकी बात की गई है। तो क्या क्या पॉइंट्स है देखना है। जब स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है तो रेखा AD1 ऊपर की ओर समानांतर शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे बिंदुओं को 10 पॉइंट ऊपर जाना है। ठीक, अच्छा, और शिफ्ट होने के बाद क्या बन जाती है, AD2 बन जाती है। अब निर्गत स्तर Y1 स्टार या Y स्टार 1 पर समस्त मांग का मान Y स्टार 1F है। कब? अब जब चेंज हो गया है। तो देखो पहले क्या था, Y स्टार 1 ये आपका निर्गत स्तर है, इसको समझना ध्यान से। हो क्या रहा है कि जब आपकी पहले एग्रीगेट सप्लाई लाइन ये है और साथ में आपकी एग्रीगेट डिमांड लाइन ये थी, तो आपका यही इक्विलिब्रियम मिल गया था कि नहीं मिल गया था। लेकिन जैसे ही आपकी लाइन शिफ्ट हुई ऊपर, यहां से आप यहां पर गए, तो क्या हुआ, इस स्तर पर जब आपका आउटपुट लेवल कितना है, Y1 स्टार है, तो वहां पर आपकी ये जो है डिमांड कितनी हो गई, ये डिमांड लाइन बता रही है ना। तो इस बिंदु पर डिमांड लाइन जो है वो है Y1 स्टार और F कितनी है, Y1 स्टार F, ये आपकी डिमांड है, मांग है। तो मांग है ज्यादा और सप्लाई कितनी है, सप्लाई सिर्फ इतनी है, E1F। तो ये जो आपको मिल रहा है E1F, ये क्या है वास्तव में, ये मांग में अधिकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं, अधिक मांग है, मांग का अधिक है। तो जब ज्यादा मांग होगी तो होगा क्या, सोचो, लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं तो जो भी आपकी फैक्ट्रीज या फर्म्स हैं वो ज्यादा उत्पादन करेंगे। अब ज्यादा उत्पादन करेंगे तो कितना ज्यादा करेंगे, तो पहली बार में तो वास्तव में 10 इकाई के बराबर ही ज्यादा उत्पादन हो रहा होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि 10 इकाई ज्यादा मांग हुई है। लेकिन ध्यान से समझो, जैसे ही 10 इकाई ज्यादा मांग हुई है, हो क्या रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, सरकार तो है नहीं, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो जितना भी उत्पादन अधिक हुआ, वो उत्पादन वास्तव में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, उत्पादन के कारक थे, उन लोगों को किसी ना किसी रूप में वापस मिल जाता है। किसी को सैलरी मिल जाती है, किसी को इंटरेस्ट मिल जाता है, किसी को प्रॉफिट मिल जाता है। तो जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उन सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो होता क्या है कि अगर आपका उत्पादन बढ़ रहा है 10 इकाई से, तो वास्तव में आपकी नेशनल इनकम यानी कि जो आय है अर्थव्यवस्था में वो भी बढ़ जाएगी। तो 10 इकाई अगर आय बढ़ गई है तो लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जबकि आपने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ निवेश बढ़ाया था। क्यों? क्योंकि आपका जो कंजम्पशन है वो क्या था, याद करो, C बार प्लस स्मॉल c टाइम्स y। हमारे उदाहरण में क्या था, 40 धन 0.8 y। अब अगर आपका y बढ़ गया 10 इकाई से, कितना बढ़ गया 10 इकाई से, तो 10 में आप 0.8 से गुणा करके अपना उपभोग बढ़ा दोगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से आपकी अधिक मांग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ 10 इकाई अधिक मांग हुई थी, अब इतनी और ज्यादा मांग हो जाएगी, फिर इसको पूरा करने के लिए सी बनेगा। तो ये जो चीज होगी इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो उसको बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये जो शिफ्ट हुआ है ना, ये क्या है वास्तव में, ये जो गैप है यही आपका क्या है, एक्सेस डिमांड। क्या है, एक्सेस डिमांड। ये आधिक्य है। आधिक्य किसका है, डिमांड का, मांग का आधिक्य है। ठीक, अच्छा, तो क्या हुआ यहां पर, समस्त मांग का मान y स्टार f है, जो आपूर्ति O y स्टार 1 y1 स्टार 1 या y1 स्टार E1, ये कुछ ये रटने की बात नहीं है, ये आपको इसमें मैप में दिख जाएगा। सप्लाई इतनी हो रही है, इसी सप्लाई को आप O किसी और तरह से देख सकते हो, y2 स्टार G से भी देख सकते हो अगर आपने सीधी लाइन खींच रखी है। तो यहीं पर वही सारी बात बताई गई है, y1 स्टार E1 भी इसको बोल सकते हो। और साथ ही में आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि 45 अंश की लाइन है तो आपकी ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। अब हालांकि इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है, दोनों बराबर नहीं दिख रही, लेकिन वास्तव में ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी अगर ये 45 अंश की लाइन है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये इनका जो परिणाम था, यानी कि जो आपूर्ति थी
उससे समस्त मांग का मान ज्यादा हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि परिमाण के बराबर अधिक है। किस अधिक है और किसके बराबर अधिक है? E1F के बराबर। E1F क्या था? यही जो दूरी है, देखो E1F यही तो है। तो ये इतनी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? मांग ज्यादा है। कम क्या है? आपूर्ति। तो अब क्या हो रहा है? यही बात लिखी हुई यहां पर, और इसी का आगे लिखा हुआ है E1F अधिमांग, यानी कि एक्सेस डिमांड के परिमाण की माप है जो अर्थव्यवस्था में स्वायत्त व्यय में वृद्धि। स्वायत्त व्यय में वृद्धि क्या हुई थी? हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई थी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की, और इन्वेस्टमेंट वास्तव में आपके ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा है कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। स्पष्टतः E1 संतुलन को निरूपित नहीं करता। ठीक है, अब मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो संतुलन थोड़ी हो जाएगा उस पॉइंट पर, है ना। इसलिए मांग संतुलन के लिए हम लोग और आगे जाते हैं। तो निर्गत और समस्त मांग के नए संतुलन मान जो है वो क्रमशः क्या जाते हैं? Y*2 और AD*2। क्या जाते हैं? Y*2 और AD*2। ये आपका आ गया। ठीक, तो ये आपकी इधर समस्त मांग है, ये आपका समस्त निर्गत स्तर है, ये आपको न्याय इक्विलिब्रियम मिला। ये बात बोली गई है। ठीक, अच्छा, और क्या बोला गया है? नए संतुलन निर्गत तथा समस्त मांग में E1G बराबर E2G के समान वृद्धि होती है, जो स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि जो डेल्टा I था से अधिक है। मैंने आपको बताया था ना वही चीज कि निवेश में तो आपने सिर्फ 10 इकाई का अंतर किया वृद्धि की, लेकिन यहां पर तो इतनी ज्यादा वृद्धि हो जा रही है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। क्यों हो रही है ऐसा वो हम लोगों ने अभी तक सही से नहीं समझा है, लेकिन स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि से प्रतीत होता है कि समस्त मांग और निर्गत के संतुलन मानों पर जो अधिप्लावन प्रभाव पड़ रहा है। अधिप्लावन प्रभाव को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक, मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? आपने निवेश में अगर 10 रुपए बढ़ाया तो आपका 50 बढ़ जा रहा है, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि 5 गुना की वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है? आप कुछ गुणा कर रहे हो ना, कुछ गुणांक है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है ऐसा हमको दिखाई पड़ रहा है। क्यों है ऐसा, इसको समझेगा अगले वीडियो में। लेकिन इतना हमको समझ में आ गया ग्राफ को देख करके बहुत अच्छी तरह से कि आप जितना भी स्वायत्त व्यय में ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर में कुछ बढ़ोतरी कर रहे हो, उसकी तुलना में जो आपका निर्गत स्तर है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। अगर आप कमी करोगे तो काफी ज्यादा कमी होगी, यानी कि वृद्धि और कमी दोनों का ही जो प्रभाव पड़ रहा है वो काफी बड़ा होकर के बढ़ रहा है। तो बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा है? कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में अधिप्लावन प्रभाव, और इंग्लिश में बोल देते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। क्यों होता है, कैसे हो रहा होता है एग्जैक्टली, उसको हम लोग अपने देखेंगे अगले वीडियो में, है ना। किस कारण से समस्त मांग और निर्गत स्तर में स्वायत्त व्यय में प्रारंभिक वृद्धि के आकार से अधिक बड़े परिमाण की वृद्धि होती है? अधिक वृद्धि क्यों हो जाती है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। उम्मीद है आपको सारी चीजें काफी अच्छे समझ में आ रही होंगी। काफी मजेदार सब्जेक्ट है, समझ के पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, चीजें क्लियर भी रहेंगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और वही बोलते हैं ना, सबसे बड़ी चीज तो आनंद है, आनंद आता रहेगा विषय का। ठीक है, मिलते, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।